बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज सेलेक्ट 11 के दरमियान जो प्रैक्टिस मैच है आज उसका तीसरा दिन है, लेकिन दूसरे दिन में पाकिस्तान ने बहुत ही जबरदस्त खेल का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम यानी बाबर आजम, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि सब निगाहें उनके ऊपर हैं कि बाबर आजम यहां पर क्या करते हैं, उनकी फॉर्म किस तरह से दिखाई देती है, क्योंकि उनका अच्छा खेलना, अच्छे रिदम, अच्छी फॉर्म में रहना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और खास तौर पे पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं जिनका आगाज 25 जुलाई से होने जा रहा है और उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ में पाकिस्तान ने इंग्लैंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट दौरा करना है, जो कि एक बड़ा टफ टूर है पाकिस्तान के लिए। असल में पाकिस्तान का इम्तिहान उस टूर के अंदर होगा जहां पर टेस्टिंग कंडीशंस में ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्लेबाजी को जांचा जाएगा बल्कि पाकिस्तान की बॉलिंग भी वहां पर देखी जाएगी कि पाकिस्तान की बॉलिंग उन सीमर फ्रेंडली पिचों के ऊपर किस तरह से परफॉर्म करती है। बहरहाल बाबर आजम ने, अगर हम कहें कि अपने नक्कादों को बहुत ही करारा जवाब दिया है। कप्तान बनते ही उनकी बैटिंग में जो रिदम नजर आया है, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस नजर आया है, वो यकीनन हैरान कुन है, क्योंकि बाबर आजम ने गुज़िश्ता रोज बहुत ही जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी करते हुए 151 गेंदों के ऊपर 12 चौकों और 1 छक्के की मदद से 100 रन मुकम्मल किए, पूरा 100 किया उन्होंने और उसके बाद फिर वो रिटायर्ड हो गए, खुद बाहर चले गए और अपनी जगह उन्होंने सलमान अली आगा को, अब्दुल्ला फजल को भिजवा दिया। तो ये एक जो उनकी मूव थी, ये बड़ी जबरदस्त मूव थी। इससे पहले अजान अवैस जो हैं उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, वो जरा थोड़े कम स्ट्राइक रेट से खेले थे। उनका स्ट्राइक रेट अराउंड अबाउट 40 ऑड रन था, जो कि मेरे ख्याल में थोड़ा लोअर साइड पे था। ऑब्वियसली यंगस्टर है, थोड़ा इन कंडीशंस में पहले खेला हुआ नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी होगा कि भाई सबकी निगाहें उसके ऊपर हैं। लेकिन बाबर आजम ने जो इनिंग्स खेली है वो काफी तेज रफ्तारी से इनिंग्स खेली है। स्टार्ट उनका थोड़ा सा स्लो था, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो रिदम में आए हैं फिर उसके बाद उन्होंने खुल के शॉट्स खेली हैं और वेस्ट इंडियन जो बॉलर्स हैं उनको उन्होंने भरपूर अंदाज में ना सिर्फ फेस किया बल्कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी की। ऐसा लगता है कि पिछले चंद महीनों पहले, जब खास तौर पे पीएसएल से कबल बाबर आजम ने रेस्ट लिया था और वो कुछ अपनी टेक्निक के ऊपर काम कर रहे थे, तो हमारे बहुत सारे दोस्तों के साथ ये बात हुई और सब लोग इस पे एग्री हुए कि बाबर आजम ने अपनी टेक्निक के ऊपर भी काफी हद तक काम किया है। और वो जो थोड़ा सा झुक जाते थे बॉल का सामना करते हुए, जिसकी वजह से खास तौर पे जो अंदर आती हुई बॉल्स होती थी वो उनके लिए नुकसानदेह साबित होती थी और उनके ऊपर वो आउट हो जाया करते थे, वो अब उनकी जो टेंडेंसी है उसमें फर्क आया है और उन्होंने अपना जो बैटिंग स्टैंस है उसको तब्दील किया। और ऑलमोस्ट 2019 का जो वर्ल्ड कप है जिसमें उनका जो बैटिंग स्टैंस था, जो जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रन्स उस वक्त कर रहे थे और वो पर्दा सीमी के ऊपर उस वक्त उभरे थे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्लेबाज के तौर पे, तो वो दोबारा उसी स्टैंस के ऊपर चले गए और उसका सबसे पहले हमें पाकिस्तान सुपर लीग में हमें दिखाई दिया कि जिस तरह से उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया और उसके बाद फिर जब वो पाकिस्तान टीम में दोबारा वापस आए तो हमने देखा कि वो दोबारा फॉर्म में वापस आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और अब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वो सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले, लेकिन उस टेस्ट मैच में भी उन्होंने दिखाया कि ही इज गेटिंग बैक इनटू रिदम और वही रिदम अभी उनका बरकरार दिखाई दे रहा है और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। कप्तान बनने के बाद इस तरह की बल्लेबाजी करना और फिर हमारे जो शान मसूद हैं वो भी कप्तान ना रहने के बावजूद बहुत जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की। उन्होंने भी बड़े अच्छे 70 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, जो 70 रन उन्होंने स्कोर किए और वो भी जिसको आप कहते हैं ना बिला खौफो खतर खेले। उसके बाद फिर आगा सलमान के 46 रन हैं, अब्दुल्ला फजल 50 की उन्होंने भी, ये भी बड़ा अच्छा यंगस्टर है और बड़ा अच्छा परफॉर्म
कर रहा है, इसने भी अपनी जगह बनाई है। आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में राइट अवे इसकी जगह बनेगी इन प्लेस ऑफ शान मसूद, लेकिन जो उन्होंने भी इनिंग्स खेली वो अच्छी थी, 50 उन्होंने की तो फिर उनको बाहर बुला लिया गया। उसके बाद फिर आमिर जमाल को बैटिंग दी गई, साथ में मोहम्मद रिजवान को भी बैटिंग दी गई। मोहम्मद रिजवान मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि उन्होंने जो रन्स बनाए ना, आई थिंक 44 रन्स उन्होंने बनाए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ऐसे लग रहा था कि बहुत स्लो खेल रहे थे और बहुत 38 के अराउंड अबाउट स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है, जो कि बहुत स्लो है। और इस पे ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उस तरह से फ्लुएंसी उनकी नहीं है जो कि जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन उनको फॉर्म में आना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग दोनों, खास तौर पे आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान, ये दोनों परफॉर्म करते रहे तो पाकिस्तान टेस्ट मैचेस जीतता रहा है पिछले 1-2 सालों में। जो भी पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस जीते हैं उनमें इन दोनों की लोअर ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्मेंस बहुत मानी रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये दोनों का परफॉर्म करना जो है और अच्छे तरीके से परफॉर्म करना वो अच्छा है। खैर, आगा सलमान तो अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, और उस वक्त ऑलमोस्ट ये तय हो चुका था कि पाकिस्तान ने अब डिक्लेयर करना है, और प्रैक्टिस पाकिस्तान ने भरपूर की। इसका फायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने भरपूर प्रैक्टिस की है। इमामुल हक सिर्फ 10 रन बना के आउट हो गए, वो खुद को कोस रहे होंगे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मौका जो है वो गंवा दिया है। इमामुल हक जो है उन्होंने बहुत कम रन बनाए इस सारे सिचुएशन को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पे 455 रन पे अपनी इनिंग्स डिक्लेयर की। और ऐसा सोचा होगा पाकिस्तान ने ऑब्वियसली कि यार बस अब हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली। आमिर जमाल को भी 22 रन उन्होंने बनाए, उनको भी पाकिस्तान ने आजमाया, और वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान लग रहा है कि उनके साथ ज़रूर जाएगा। बीइंग एन ऑलराउंडर उनको पाकिस्तान यहाँ भी खिलाएगा, उसके बाद इंग्लैंड में भी पाकिस्तान खिलाने का मूड रखता है, तो इसी वजह से उनको भी बैटिंग दी गई ताकि वो भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। तो ये अब आमिर जमाल भी एक अच्छा इंक्लूजन साबित होंगे अब पाकिस्तान के की प्लेइंग 11 में, लेकिन बीच में वो बिल्कुल ही गायब हो गए थे, उनको बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब दोबारा पाकिस्तान ने ये महसूस किया कि इन इंपॉर्टेंट दोनों सीरीज के लिए आमिर जमाल का होना जरूरी है। पाकिस्तान की बॉलिंग का स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ है। मोहम्मद अब्बास ने आते ही जो है वो 1 विकेट ले ली, और बहुत टफ सिचुएशन में थी वेस्ट इंडीज की टीम, और अच्छी बॉलिंग कर रहे थे मोहम्मद अली भी और मोहम्मद अब्बास भी, और इवन खुर्रम शहजाद ने भी अच्छी बॉलिंग की है। अली उस्मान जो है वो थोड़ा सा अभी लग रहा है कि लाइन और लेंथ में उस तरह से परफेक्ट नहीं हो पा रहे, कोई विकेट से कोई बहुत ज्यादा कोई स्विंग भी स्पिन भी इस वक्त उनको उस तरह से नहीं मिल रही कि जिसकी वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तवक्को रखते हैं। उनके ऊपर भी निगाह रहेगी क्योंकि उनको मौका मिला है, और वो पाकिस्तान की स्पिन जो इस वक्त बॉलिंग है उसको वो लीड करेंगे। आप साथ में उनके साजिद खान है, जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ साजिद खान को नहीं आजमाया गया, आई थिंक सो पाकिस्तान उन्हीं के साथ जा रहा है। देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। फिर आमिर जमाल ने भी अब बॉलिंग स्टार्ट की है, पाकिस्तान ने अपने तीनों सीमर्स को आजमाया है, लेकिन विकेट सिर्फ पाकिस्तान एक ही हासिल करने में कामयाब हुआ था। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था आई थिंक 58 के ऊपर उनकी 1 विकेट गिरी थी। विकेट ये जो है ये लो और स्लो पिच है, कोई फास्ट बॉलर्स के लिए इसमें कोई बहुत ज्यादा वो जिसको आप कहते हैं कि मदद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी होगी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के ये जो बॉलर्स हैं ये रिवर्स स्विंग कैसे करते हैं। और उबैद शाह को अभी नहीं देखा बॉलिंग करते हुए, पता नहीं वो पाकिस्तान की बॉलिंग 11 में इस वक्त है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में नहीं है, इसी वजह से पाकिस्तान इन्हीं 3 फास्ट बॉलर्स के साथ अभी तक गया है, साथ में आमिर जमाल को यूज कर रहा है और स्पिनर को यूज कर रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इन्हीं के साथ मुझे लगता है अभी फिलहाल जाएगा। देखते हैं कि साजिद खान को इसमें इस्तेमाल किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग को दुरुस्त करना पड़ेगा। अब शान मसूद ने, कल मैं देख रहा था जियो के ऊपर वो आए थे याया हुसैनी के साथ, और उन्होंने भी वहां पे ये बात की थी कि हमें अपनी बॉलिंग के ऊपर खास तवज्जो देने की जरूरत है, हमें फास्ट बॉलर्स चाहिए। ये जो बॉलर्स हैं ये अच्छे हैं अपनी जगह पे, शायद इंग्लैंड में अच्छा भी परफॉर्म करें, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास इवन, और साथ में
जो हमारे मोहम्मद अली हैं, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे वहां की कंडीशंस में। लेकिन जो लो और स्लो पिचेस है ना सर, वहां पे आपको प्योर फास्ट बॉलर्स की जरूरत होती है, और पाकिस्तान के पास इस वक्त उस तरह का बॉलर सिवाय वो जो लड़का है जो कि इस वक्त अली रजा, जो कि टीम से बाहर है, उसकी फिटनेस के मसले मसाइल हैं, बाकी हमें कोई उस तरह का प्योर फास्ट बॉलर दिखाई नहीं दे रहा। उबैद शाह भी 140 प्लस की रफ्तार से बॉल करता है, लेकिन उसके ऊपर भी निगाह रहेगी कि वो किस तरह से परफॉर्म करता है। बहरहाल सो फार सो गुड फॉर बाबर आजम जी। बाबर आजम के क्रिकेट फैंस जो हैं वो खासे खुश दिखाई दे रहे होंगे कि भाई हमारा बाबर जो है उसने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन असल इम्तिहान तो अभी आएगा जब पाकिस्तान को 25 से सामना करना है वेस्ट इंडीज की फुल फ्लैज टीम का। ये वेस्ट इंडीज की फुल फ्लैज टीम नहीं है, सिवाय जो वरीकैन है जो कि उनके कैप्टन है, या कुछ एक दो और प्लेयर्स हैं जो उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, बाकी सब उनके डोमेस्टिक प्लेयर हैं जिनके मुकाबले में पाकिस्तान की टीम आई है। बाकी इंडिया के साथ कल फिर बुरा हुआ। इंडिया का बहुत बुरा वक्त चल रहा है इस वक्त, और पिछले 3 हफ्ते में उन्होंने कोई मैच नहीं जीता सिवाय एक मैच के, जो कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच जीता था, पहला वनडे मैच जीता था, और उसके बाद फिर आखिरी वनडे मैच में जो धुलाई हुई है इंडियन बॉलर्स की। सबसे बड़ा मसला इंडिया के लिए भी उनकी बॉलिंग है। बैटिंग उनकी कर जाएगी, लेकिन जब आप 387 रन खा जाते हैं ना, भले वो वनडे ही मैच क्यों ना हो, आप 387 रन खा जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है बल्लेबाजों के लिए 50 ओवर्स में 387 रन करना, ऑलमोस्ट 400 रन है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि बहुत अच्छा इंडिया ने स्टार्ट लिया, रोहित शर्मा ने सेंचुरी की, उनकी रिटायरमेंट का मामला चल रहा था, उसके बीच में रोहित शर्मा ने सेंचुरी की, फिर उसके बाद शुभमन गिल भी अच्छा खेले। विराट कोहली के ऊपर एक वक्त में उम्मीदें की जा रही थी कि शायद कोई करिश्मा हो जाए, कुछ वो कर दिखाएं, लेकिन विराट कोहली भी 70 रन बनाकर आउट हो गए। जब विराट कोहली आउट हुए तो फिर उसके साथ ही इंडिया की उम्मीदें भी जाती रहीं, क्योंकि उसके बाद ना ईशान किशन कुछ कर पाए, ना केएल राहुल कुछ कर पाए। मतलब टीम इस वक्त अजीब, इंडियन टीम जो है वो इस वक्त अजीब मखमसे का शिकार है। और मेरे ख्याल में, मैं काफी अरसे से ये बात कर रहा हूं कि जो आपके गौतम गंभीर साहब है ना, इंडियन क्रिकेट को जितना तबाह इन साहब ने किया है शायद कोई और नहीं करेगा, और मेरे ख्याल में अपनी अना की भेंट चढ़ाया है। इनको सीनियर से चिढ़ है, जूनियर्स को आजमाने का शौक है। बॉलिंग देख लीजिए आपने किस तरह की खिलाई है। आप वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं और आप इंग्लैंड में जाके खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ। पहले आप आयरलैंड से क्लीन स्वीप हुए, फिर आप इंग्लैंड से जो है वो T20 में क्लीन स्वीप हुए, उसके बाद अब आप ODI सीरीज भी हार गए। इंडिया अपनी रीसेंट टाइम की इस वक्त, जिसको कहते हैं ना द बेस्ट लोएस्ट पोजीशन, उस पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैन तो अंदर अंदर से बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात भी है, और ऑब्वियसली BCCI को भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब आपने कप्तान बदले हैं, सब कुछ बदला है, भाई कोच ही बदल के देख लो, बहुत सी तब्दीलियां पॉजिटिव आ सकती हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।